आज की कहानी है माँ का दिल महान। माँ कहाँ है? शायक ने अपनी पत्नी शुचि से प्रश्न किया। क्या पता, मैं जब आई तब भी माँ घर में नहीं थी। 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि वे आ जाएं तो मैं भी चाय पी लूँ। शुचि ने उत्तर दिया। तुम्हें अपनी चाय की चिंता है, माँ की नहीं। वैसे भी तुम्हें चाय पीने से किसने रोका है? चाय पीकर माँ को बुला लाती। इसी अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स में होंगी। इस बिल्डिंग से बाहर तो वे जाती ही नहीं। शायक क्रोधित हो उठा था। तुम्हारी माँ है, तुम ही बुला लाओ। मुझे तो तुम माँ बेटे से बहुत डर लगता है। क्या पता किस बात पर भड़क जाओ। पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए जूस ले आती हूँ। अपने लिए चाय बना लूँ क्या? शुचि मुस्कुराई। तुम और तुम्हारी चाय पियो ना, किसने मना किया है? मैं पहले ही परेशान और थका हुआ हूँ। शायक अपना लैपटॉप एक और पटकते हुए बोला। क्यों गुस्सा हो रहे हो? संभाल कर रखो, लैपटॉप टूट जाएगा। कंपनी का दिया हुआ है, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। शुचि रसोई की ओर जाते हुए हंसी। तुम्हें हर समय मजाक सूझता है। शायक झुंझला गया। तो मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ? वैसे मैं एक सुझाव दूँ, तुम लंबी छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? माँ भी प्रसन्न हो जाएंगी कि उनका बेटा श्रवण कुमार उनके लिए कितना त्याग कर रहा है। शुचि चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए बोली। मुझे व्यर्थ का क्रोध मत दिलाओ। तुम क्यों नहीं छोड़ देती अपनी नौकरी? मैं तो तैयार हूँ। तुमने इधर आज्ञा दी और उधर मेरा त्यागपत्र मेरे बॉस की मेज पर। तुम ही कहते हो महंगाई बहुत बढ़ गई है, एक के वेतन से काम नहीं चलता। सच पूछो तो मैं अपने बच्चों को छात्रावास से घर लाना चाहती हूँ। मन में बहुत अपराध बोध होता है। बच्चे पलक झपकते ही बड़े हो जाएंगे और हम तरसते रह जाएंगे। शुचि एकाएक गंभीर हो उठी। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। अब तो माँ भी यहाँ है, उन्हें भी कंपनी मिल जाएगी। बच्चों को उनका मार्गदर्शन मिल जाएगा। शायक ने कुछ सोचकर कहा। मैंने सोचा था, पर मुझे लगा कि कहीं माँ जी को बुरा न लगे कि उनके आते ही बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। पति पत्नी में अभी वार्तालाप चल ही रहा था कि कामिनी ने घर में प्रवेश किया। माँ, कहाँ चली गई थी आप? मुझे कितनी चिंता हो जाती है। उन्हें देखते ही शायक ने शिकायत की। लो, इसमें भला चिंता की क्या बात है? मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो कहीं गुम हो जाऊंगी? घर से निकलकर जरा पास पड़ोस में घूम आती हूँ तो मेरा भी मन बहल जाता है। उनकी भी सहायता हो जाती है। सच कहूँ, बड़ा संतोष होता है कि यह जीवन किसी के काम आ रहा है। कामिनी बड़े संतोष से बोली। पर माँ, सुजाता जी तो अब ठीक हो गई हैं और कितने दिनों तक उनकी तीमारदारी में लगी रहोगी? आज मैं उनके यहाँ थोड़ी गई थी। आज तो मुझे तीसरे माले वाली राम्या बुला ले गई थी। परसों उसके बेटे का जन्मदिन है। मुझसे अनुनय करने लगी कि मैं उसकी सहायता कर दूं। और आपका कोमल दिल पिघल गया। आप तुरंत उनकी सहायता करने तैयार हो गई। शायक व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, मेरा तो मन पसीज गया। आजकल की इन लड़कियों को घर का कामकाज तो कोई सिखाता नहीं है। कामिनी शायद की बात पर ध्यान दिए बिना बोली। तो आज से ही कल की तैयारी प्रारंभ हो गई। क्या क्या पकाया आज? शायक ने प्रश्न किया। बूंदी के लड्डू बनाए आज। वह तो बालूशाही भी बनाने के लिए कह रही थी, पर मैंने कह दिया कि बाकी काम कल कर लेंगे। अभी मेरा बेटा घर आ गया होगा और मेरे बारे में पूछ रहा होगा। बूंदी के लड्डू इतने अच्छे बने हैं जैसे हलवाई की दुकान से लाए गए हों। कामिनी ने मानो राज की बात बताई। आपने बनाए हैं तो अच्छे ही बने होंगे। पाक कला में तो आपकी बराबरी बड़े बड़े हलवाई भी नहीं कर सकते। थक गई होंगी आप। लीजिए, चाय पी लीजिए। तभी शुचि चाय ले आई। तेरी बात भी ठीक है बेटी, चाय पीने का तो बहुत मन हो रहा था। कामिनी ने चाय पीते हुए कहा। लो, आपकी राम्या बेटी ने चाय भी नहीं पिलाई क्या? शायक ने फिर प्रश्न किया। माँ से उपहास करता है रे? उस बेचारी ने तो कई बार पूछा, पर मैंने ही मना कर दिया। वे हंसी। अच्छा किया माँ, बहुत खराब चाय बनाती हैं वे। हमने तो इसी डर से उनके यहाँ जाना ही छोड़ दिया। शायक हंस दिया। अच्छा, सच कह रहा है तू? कैसा जमाना आ गया है, 2 बच्चों की माँ को चाय तक नहीं बनानी आती। घर में कैसे खाना बनाती होगी? मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगा? खाना तो उनकी नौकरानी बनाती है। जो कच्चा पक्का बनाती है खाना पड़ता है। पर वैसे वे बहुत होशियार हैं। शायक नाटकीय स्वर में बोला। अच्छा, मैं भी तो सुनूं उनकी होशियारी के किस्से। लो, अब भी आपको प्रमाण चाहिए। मेरी प्यारी माँ, आजकल के स्वार्थी समाज में जहाँ कोई किसी को बेमतलब
एक गिलास पानी को भी नहीं पूछता, वहाँ वे आपसे जन्मदिन पार्टी के लिए सारे पकवान कितनी होशियारी से बनवा रही हैं। ये कम होशियारी है क्या? ना चाहते हुए भी शायक के स्वर में क्रोध झलक गया। क्या कह रहा है बेटे? ऐसी बात तेरे मन में आई भी कैसे? मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो कोई बरगला ले? पड़ोसी एक दूसरे के काम आते ही हैं। तू तो मेरी आदत जानता है। मोहल्ले में किसी को भी कोई आवश्यकता पड़ती थी तो मैं अपना काम छोड़कर उसकी सहायता को दौड़ जाती थी। बदले में मुझे उन सब का जो सहयोग मिला उसे भी तुम भली प्रकार जानते हो। कामिनी ने अपना पक्ष रखा। सॉरी माँ, मैं ये सब कहकर आपको दुखी नहीं करना चाहता था, पर यहाँ के लोगों की मानसिकता अलग सी है। दूसरों को नीचा दिखाने में ही वे अपनी शान समझते हैं। हर चीज़ को लाभ हानि के तराजू पर तोलते हैं ये लोग। सुजाता जी बीमार थी, आप उनकी मदद करना चाहती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, पर राम्या का व्यवहार मुझे जचा नहीं। शायक बोलता रहा और कामिनी उसे अपलक निहारती रही। क्या बात है शायक, तुझे पास पड़ोस में मेरा मेलजोल बढ़ाना शायद अच्छा नहीं लगा? वे पूछ बैठी। नहीं माँ, मैं बस डरता हूँ कि कहीं कुछ अशोभनीय ना घट जाए। शायद अकेलापन खल रहा है आपको। मैं आपका पक्ष भी समझता हूँ, बस आपको सावधान कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तुझे बुरा लगता है तो आगे से ख्याल रखूंगी। अब ये भी बता दे कि कल राम्या के घर जाऊं या नहीं। क्या पता मेरे जाने से तुम लोगों की नाक नीची हो जाए। कामिनी का गला भर्रा गया। आपको बुरा लगा है तो माफ कर दो माँ, पर सच कहूँ, जब कोई मेरी माँ का अनुचित लाभ उठाता है तो मेरा खून खौल जाता है। शायक स्वयं पर संयम नहीं रख सका। क्यों जरा सी बात पर घर सिर पर उठा रखा है? माँ थक गई होंगी, उन्हें तरोताज़ा हो जाने दो। शुचि ने बीच बचाव किया। फिर जरा सा एकांत पाते ही बोली, क्यों व्यर्थ में बात का बतंगड़ बनाते हो? माँ को अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना, तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? माँ नहीं जानती, पर तुम तो रम्या का को भली प्रकार जानती हो। लोगों को शीशे में उतारकर अपना काम निकलवाने में तो उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। पर वह मेरी माँ को निशाना बनाए, ये मैं सहन नहीं करूँगा। तुम चिंता मत करो शायक, कोई ना कोई राह निकल ही जाएगी। पर इसके लिए हम माँ को दुख तो नहीं पहुँचा सकते। शायक कसमसा सा कर रह गया। उसका बस चलता तो वह कुछ अप्रत्याशित कर बैठता, और पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। इस बहस से कामिनी भी आहत हुई थी, पर रम्या से वादा कर दिया था, इसीलिए उसकी सहायता को चली गई। आज उसकी गतिविधियों पर उनकी पैनी नजर थी। शीघ्र ही उन्हें आभास हो गया कि शायक उनसे अधिक समझदार है। रम्या को केवल उनकी सहायता नहीं चाहिए थी, वह तो सारा काम उन्हीं से करवा रही थी। वह बड़ी होशियारी से उनकी प्रशंसा के पुल बांधे जा रही थी, मानो इसी तरह उन्हें बरगला लेगी। बालूशाही तो लाजवाब बनी है। दही बड़े और बना दीजिए, आपके हाथों में तो जादू है। बालूशाही बनते ही रम्या ने आगे का कार्यक्रम तैयार कर दिया। रम्या बेटी, थक गई हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ, एक कप चाय तो पिला। कामिनी हंसी। पिलाऊंगी, चाय भी पिलाऊंगी, पहले काम तो समाप्त हो जाने दीजिए। रम्या का उत्तर सुनकर दंग रह गई कामिनी। वे उठ खड़ी हुई। अरे, जा कहाँ रही हैं आप? काम हो जाने के बाद चाय पीकर चली जाइएगा। थोड़ी देर आराम करके आऊंगी बेटे। बैठे बैठे कमर में दर्द होने लगा है। इतने नखरे क्यों दिखा रही हैं आप? पैसे दूंगी, मैं किसी से मुफ्त में काम नहीं करवाती। राम्या बदतमीजी से बोली। कामिनी अविश्वास से घूरती रह गई। न आंखों पर विश्वास हुआ न कानों पर। राम्या ने उसके बाद क्या कहा वे सुन नहीं सकी। चुपचाप उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल आई, पर वे अपने फ्लैट तक पहुंच पाती इससे पहले ही सुजाता जी मिल गईं। मैं तो आपके यहाँ ही गई थी, पर आपके यहाँ ताला पड़ा था, वे उन्हें देखते ही बोली। मेरे पास घर की एक चाबी हुआ करती है, इसीलिए चिंता की बात नहीं है। चलिए ना, मैं तो घर ही जा रही थी, कामिनी बोली। सुजाता कामिनी के साथ चली आई। आइए ना, बैठिए। मैं अभी आई। कामिनी ने सोफे की ओर इशारा किया। मैं बैठने नहीं आई, आपका हिसाब करने आई हूँ। हिसाब? कैसा हिसाब? आपने 4-5 दिनों तक मेरी सेवा की है, उसी का हिसाब। उन्होंने 500 का नोट दिखाते हुए कहा। क्या कह रही हैं आप? मैंने पैसों के लिए आपकी सेवा की थी क्या? अरे, तो इसमें शर्माने की कौन सी बात है? आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, कितना भी कमाते हों पर माता पिता पर कुछ भी खर्च करने में कतराते हैं। सुजाता नाटकीय स्वर में बोली। मैं क्या समझती नहीं, कोई बिना मतलब किसी की सहायता क्यों करने लगा? अपने मुंह से कहना आवश्यक थोड़े ही है।
500 रुपये कम है क्या? 100 रुपये और ले लीजिए, बस कीजिए। मैं कुछ कह नहीं रही तो आप जो मन में आए कहे जा रही हैं। आप बीमार थी, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। मानवता के कारण आपकी देखभाल कर दी तो आप मुझे अपमानित करने चली आईं। कामिनी क्रोधित हो उठी। लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो आपकी सहायता करना चाह रही थी। राम्या से आपकी सिफारिश मैंने ही की थी। कल आप वहाँ भी लड्डू बनाकर आई थी, अब भी तो आप वहीं से आ रही थी। आप मैं क्या आपको घर घर जाकर काम करने वाली लगती हूँ? शर्म नहीं आती आपको? आप जैसों को खरीदने की हैसियत है मेरी। निकल जाइए यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के लोग मानवता की भाषा भी नहीं समझते। वे अपने स्वभाव के विपरीत चीख उठी। लो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? इस तरह आपा क्यों खो रही हैं आप? सुजाता ने कामिनी के घर से निकलते हुए कहा। उनके जाते ही कामिनी कटे वृक्ष की भांति कुर्सी पर गिर गई। उठकर चाय बनाने की भी हिम्मत नहीं हुई। वहीं बैठे बैठे सो गई थी। जब द्वार की घंटी बजी, द्वार खोला तो सामने शुचि खड़ी थी। अंदर आओ ना, उसे वहीं खड़े देखकर वे बोली। तभी समवेत खिलखिलाहट का स्वर गूंजा। अरे कौन है? शुचि आज क्या आर्यन और अदिति को घर ले आई है? हाँ दादी, हम दोनों आ गए हैं उधम मचाकर आपको सताने। माँ कह रही थी आपका अकेले मन नहीं लग रहा है। माँ के पीछे खड़े दोनों बच्चे उनके सामने आ खड़े हुए। हाँ रे, मैं तो वापस जाने की सोच रही थी। दादी, आप यहाँ आ जाओ तो हम छात्रावास छोड़कर घर में रहने लगें। पहले क्यों नहीं कहा? अपने घर को किराए पर देकर यहीं आ जाती। तो अब आ जाओ ना दादी माँ। दोनों उनके गले लगकर झूल गए। उनकी निश्चल हंसी के बीच उनका मन नहीं हुआ कि वे शुचि को अपने कड़वे अनुभवों के बारे में बताएं। पर बताना तो पड़ेगा ही। इतनी बड़ी बात को वे छिपा भी तो नहीं सकती, विशेष रूप से अपने बेटे शायक से। शीघ्र ही शुचि चाय बना लाई और स्वयं वहीं बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगी। माँ, हमें भी भूख लगी है। आर्यन और अदिति ने दोनों को चाय पीते देख शोर मचाया। धीरज रखो, थक गई हूँ। माँ जी भी सुबह से अकेली बैठी हैं, चाय तो पीने दो। शुचि ने दोनों को डपटा। तुम कह कर जाती तो मैं दोनों के लिए गरम नाश्ता बना कर रखती, पर तुमने बताया ही नहीं। तुम दोनों तो कुछ खाते ही नहीं। तला भुना खाने से वजन जो बढ़ जाता है। कामिनी ने शिकायत की। मुझे भी कहाँ पता था माँ। ऑफिस में अदिति का फ़ोन आया कि स्कूल 3 दिनों के लिए बंद हो रहा है। एनसीसी का कैंप है। मैं जाकर ले आई। छात्रावास में रहने से तो अच्छा है 3 दिनों तक घर में रहेंगे हम सबके साथ। आज मैं बनाती हूँ कुछ गर्मा गर्म आप सबके लिए। आप तो दिन भर रम्या की सहायता करके थक गई होंगी। शुचि चाय समाप्त होते ही उठ खड़ी हुई। रम्या आंटी की सहायता? पर क्यों? उन्हें दादी की सहायता की क्या आवश्यकता पड़ गई? अदिति बोली। पलक का जन्मदिन है, माँ जी उसी के लिए रम्या की सहायता कर रही हैं। शुचि ने समझाया। अच्छा, रम्या के बेटे का नाम पलक है? लो भला, मुझे तो यह भी नहीं पता। ना मैंने पूछा ना रम्या ने बताया। मैंने तो उसे देखा तक नहीं है। वह भी क्या तुम दोनों की तरह छात्रावास में ही रहता है? कामिनी ने प्रश्न किया। रहता तो घर में ही है, पर सुबह शाम ट्यूशन में व्यस्त रहता है, इसीलिए आपसे भेंट नहीं हुई होगी। सुबह 6 बजे घर से निकलता है तो शाम के 8 बजे घुसता है, शुचि ने बताया। ये लो, आजकल के माता पिता अपने ही बच्चों पर कितना अत्याचार करते हैं। हमारे बच्चे तो घंटों अपने मित्रों के साथ खेलते थे, पर आजकल तो पढ़ाई के बोझ तले पिसे जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से जो समय बचता है वह कंप्यूटर और टीवी की भेंट चढ़ जाता है। जीवन बहुत उलझ गया है। माँ, शुचि हंसी। ठीक कहती हो तुम। जीवन केवल उलझा ही नहीं है, बहुत आगे निकल भी गया है। हम जैसे वृद्ध बहुत पीछे छूट गए हैं। कामिनी का उदास स्वर सुनकर चौंक गई शुचि। क्या हुआ माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसने पूछा। कामिनी सब कुछ कहकर मन हल्का करना चाहती थी, पर चुप रह गई। वे जानती थी कि शायक को पता चला तो हंगामा हो जाएगा। अपने बेटे के स्वभाव से वे भली भांति परिचित थी। ये तो अच्छा हुआ कि शुचि उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना रसोई में व्यस्त हो गई थी और वे अदिति और आर्यन के साथ बातों में व्यस्त हो गईं। कुछ ही देर में शुचि ने पुकारा तो सब खाने की मेज़ पर जाकर डट गए। तुम्हारी मम्मी ने तो ज़रा सी देर में कितना कुछ बना डाला। कामिनी ने गर्मा गर्म नाश्ते की प्रशंसा करते हुए कहा। क्यों शर्मिंदा करती हैं माँ जी? अभी तो बस पकोड़े बनाए हैं, बाकी सब तो आते हुए खरीद लाई थी। शुचि मुस्कुराई। कामिनी भी मुस्कुरा दी। अदिति और आर्यन के आने से बड़ी रौनक हो गई थी।
वे रम्या और सुजाता प्रकरण को लगभग भूल ही चली थी कि अचानक द्वार की घंटी बजी। शुचि ने द्वार खोला तो सामने रम्या और उसके पति सुहास खड़े थे। आइए, आज तो सूरज अवश्य ही पश्चिम से निकला होगा, शुचि ने उनका स्वागत करते हुए कहा। मुझे पता था तुम यही कहोगी। तुम कामकाजी महिलाओं के पास तो सदा एक ही बहाना रहता है, समय की कमी का। पर हम गृहिणियां भी कम व्यस्त नहीं रहती। मैं इस बहस में पड़ना ही नहीं चाहती। कौन अधिक व्यस्त रहता है, इस बात पर तो घंटों बहस हो सकती है। आओ बैठो, शुचि मुस्कुराई। बैठने का समय भला किसके पास है? हम तो तुम सबको आमंत्रित करने आए हैं। कल पलक का जन्मदिन है ना। तुम सब आना, माँ जी को भी लेकर आना, सुहास ने आग्रह किया। माँ जी तो यो भी आएंगी मेरा हाथ बटाने। आएंगी ना आंटी? राम्या बड़ी अदा से बोली। नहीं बेटी, मैं नहीं आ सकूंगी। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ओह, मैं तो आपके भरोसे बैठी थी। हो सके तो कल थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आ जाइएगा। कैसी बातें कर रही हो राम्या? माँ ने कह दिया ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर क्यों जोर डाल रही हो? शुचि ने नाराजगी दिखाई। चलो ठीक है, मैं किसी प्रकार काम चला लूंगी। अरे वाह, आज तो अदिति और आर्यन भी आए हुए हैं। तुम दोनों को देखकर पलक भी खुश हो जाएगा। राम्या ने बात पलटते हुए कहा। क्या हुआ माँ? राम्या ने कुछ कहा था क्या? शुचि ने थोड़ा सा एकांत पाते ही पूछ लिया। बहुत बदतमीजी से पेश आई थी मुझसे। आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की। कामिनी की आंखें भर आईं। उन्होंने शुचि को पूरा प्रकरण कह सुनाया। मैं तो आज आपको देखते ही समझ गई थी कि कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है, पर आप चिंता मत करिए। मैं भी उसे ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि वे याद रखेगी। आप शायक से कुछ मत कहिएगा, वरना वे व्यर्थ ही भड़क उठेंगे। अगले दिन नाश्ता करने के बाद शुचि राम्या के घर जा पहुंची। द्वार खोलते ही उसे देखकर चौंक गई थी राम्या। माँ जी की तबीयत तो ठीक नहीं है। मैंने सोचा मैं तुम्हारी सहायता कर दूं। शुचि सोफे पर पसरते हुए लापरवाही से बोली। क्या कह रही हो तुम? आज ऑफिस नहीं जाना क्या? राम्या चौंक कर बोली। आज छुट्टी ले ली है मैंने। पड़ोसियों के लिए इतना त्याग तो करना ही पड़ता है। सोचा पहले तुम्हारा हाथ बटा दूं, उसके बाद हम सबका घूमने जाने का कार्यक्रम है। चलो बताओ क्या करना है? मेरे पास अधिक समय नहीं है, शुचि बोली। काम तो बहुत सारा है। दही बड़े बनाने हैं, खट्टी मीठी दोनों तरह की चटनी बनानी है, कचौड़ी बनाने की तैयारी भी करनी है। तुम्हें आता है ये सब? पहले ही कह देती हूँ, माँ जी की तरह कुशल नहीं हूँ मैं। वैसे भी थोड़ा जल्दी थक जाती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। कैसी बातें कर रही हो? पड़ोसी धर्म भी कोई चीज़ होती है। पर पहले थोड़ी चाय तो बनाओ। क्या है ना, बिना पेट्रोल की गाड़ी चलती नहीं है। शुचि बेबाक से हंस दी। अभी बना देती हूँ। हम दोनों ने भी चाय कहाँ पी है। पलक को ट्यूशन के लिए भेजकर अभी ज़रा सा समय मिला है। अभी तक सुषमा भी नहीं आई है। हर रोज तो 7 बजे तक आ जाती थी। रम्या चाय बनाने की तैयारी करते हुए बोली। इन काम वालियों के संबंध में तो कुछ ना कहना ही अच्छा है। इन्हें कुछ भी दो, पर इनका मुंह तो कभी सीधा होता ही नहीं। रम्या अब भी केवल अपनी काम वाली सुषमा को कोस रही थी। तो काम शुरू करें, चाय के कप उठाते हुए रम्या बोली। अवश्य, पर यह तो बताओ कि तुम मुझे दोगी क्या? शुचि पूछ बैठी। कुछ देर के लिए तो मानो कक्ष की हवा थम सी गई और शुचि का प्रश्न दीवारों से टकराकर लौट आया। क्या कह रही हो तुम? ऐसी बात भला तुम सोच भी कैसे सकती हो? कमाल है, आज तुम्हें यह बात बड़ी विचित्र लग रही है, पर कल तो तुमने यही बात मेरी माँ जी से कही थी। तुम तो किसी से बिना पारिश्रमिक दिए काम करवाती ही नहीं हो, है ना? शुचि ने व्यंग किया। वह तो मैंने यूं ही कह दिया था। मुझे लगा माँ जी खुश हो जाएंगी। रम्या ना चाहते हुए भी हकला गई। मुझे भी खुश कर दो ना। क्या है ना, घर में खाने को नहीं है। तुम कुछ दे दोगी तो काम चल जाएगा। शुचि अब भी क्रोध में थी। तुम तो व्यर्थ ही बात का बतंगड़ बना रही हो। तुम इन वृद्धों की मानसिकता को समझती नहीं हो। ये कोई भी कार्य कुछ पाने की आशा से ही करते हैं। रम्या अपनी ही बात पर अड़ी थी। तुम्हारे विचार जानकर प्रसन्नता हुई, पर इन्हें अपने पास ही रखो। माँ जी को बहुत बुरा लगा है, यह तो तुम समझ ही गई होंगी। मैं तो तुम्हें केवल ये बताने आई थी। भविष्य में तुमने उन्हें अपमानित करने का प्रयत्न किया तो पता नहीं शायद क्या कर बैठे। अभी तो हमने यह बात उनसे छिपा कर रखी है। तीखे स्वर में बोलकर शुचि बाहर निकल गई। रम्या सामने रखी ठंडी होती चाय को देखती रही।
स्वयं ही चाय बनवाई और छोड़कर चली गई। तुम तो अपनी चाय पी लो, सुहास बोला। वह मुझे इतना कुछ सुनाकर चली गई और तुम चुप बैठे देखते रहे। रम्या सुहास पर बरस पड़ी। तुम क्या चाहती थी? मैं ढाल तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ता। वह तो कोई विरला ही दिन होगा, पर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। ऐसा मजा चखाऊंगी कि शुचि याद रखेगी। होश की बात करो रम्या, स्वीकार कर लो कि भूल तुम्हारी थी। तुमने कामिनी आंटी का अपमान किया है। जाकर क्षमा मांग लो और बात को यहीं समाप्त कर दो। तुम नहीं जाना चाहती तो मुझसे कहो, मैं क्षमा मांग लूंगा। वे बड़ी हैं, हमारी माँ की आयु की हैं। क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। सोचता हूँ तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि तुमने उनसे ऐसा व्यवहार किया। तुम्हें शायद पता नहीं है कि शायक के पिता रंगपुर के जाने माने चिकित्सक थे। कुछ देर के लिए रम्या चित्रलिखित सी बैठी रही। बात इतनी बढ़ जाएगी ये तो उसने सोचा ही नहीं था, पर अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अदिति और आर्यन पलक की जन्मदिन पार्टी में नहीं आए तो पलक को कितना बुरा लगेगा। रम्या चुपचाप शुचि के घर की तरफ चल पड़ी। शुचि ने द्वार खोला तो सामने रम्या को खड़े देखकर हैरान रह गई। माँ जी, कहाँ हैं आप? शुचि बता रही थी कि आप नाराज हैं। रम्या उनके पास बैठते हुए बोली, मेरा इरादा आपका अपमान करने का नहीं था, ना ही मैं आपको दुख पहुंचाना चाहती थी। पता नहीं कैसे वह सब मेरे मुंह से निकल गया। भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। अरे बेटो, मैंने किसी बात का बुरा नहीं माना। समय बहुत बदल गया है। अब ना किसी के पास दूसरों के लिए समय है और ना ही प्रेम या आदर। ऐसे में क्या बुरा मानना? कामिनी हर शब्द पर जोर देकर बोली। वे अपनी बात पूरी कर पाती कि उससे पहले ही सुजाता जी के बेटे अनुराग ने प्रवेश किया। वह बदहवास हो रहा था। क्या हुआ अनुराग? शुचि उसकी हड़बड़ाहट देखकर बोली। माँ स्नान घर में फिसलकर गिर गई, शायद हड्डी टूट गई है। अस्पताल ले जाना पड़ेगा। माँ ने कामिनी आंटी को फौरन आने को कहा है। कह रही थी कि भूल चूक माफ करके तुरंत आ जाएं। वह बोला। कैसी भूल चूक? शुचि ने प्रश्न किया। मुझे क्या पता, यह तो माँ ही बता सकती हैं। अनुराग ने कंधे उचकाकर अपनी विवशता प्रकट की तो शुचि ने प्रश्नवाचक मुद्रा में कामिनी पर दृष्टि डाली। वह सब बाद में चलकर सुजाता जी को देखते हैं। कामिनी अनुराग के साथ चल दी। सभी लपक कर सुजाता जी के फ्लैट में पहुंचे। देखो ना कामिनी, ये क्या हो गया? सुजाता कामिनी को देखते ही बोली। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। सुजाता ने कसकर कामिनी के हाथ पकड़ लिए। तब तक एम्बुलेंस आ गई थी। सुजाता को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। सुजाता के पैर की हड्डी न केवल टूट गई थी, बल्कि अपने स्थान से खिसक भी गई थी। तुरंत उनका ऑपरेशन किया गया। पूरे समय सगी बहन से भी बढ़कर कामिनी ने सुजाता की सेवा की। 3 माह के बाद सुजाता ने बैसाखी के सहारे चलना प्रारंभ किया। सदाशय हाइट्स का तो अब कायाकल्प ही हो गया है। अब केवल कामिनी ही नहीं, सब एक दूसरे के इस तरह काम आते हैं मानो एक ही परिवार के सदस्य हों। कामिनी का मन भी शायक और शुचि के पास रम सा गया है। अदिति और आर्यन छात्रावास से घर जो आ गए हैं। सुजाता जी ने किस भूल चूक की माफ़ी मांगी थी? शुचि ने यह कई बार पूछने का यत्न किया, पर हर बार कामिनी ने मुस्कुराकर टाल दिया। जाने भी दे शुचि, जब कोई माफ़ी मांग ले तो माफ़ करने में ही समझदारी है कि नहीं? ठीक है, शुचि बोली, पर उसके मन में माँ की महानता के लिए सम्मान और बढ़ गया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।